वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि माननीय डॉक्टर चंद्रकला पाड़िया जी, फर्ग्यूसन महाविद्यालय स्वायत्त के उप प्राचार्य माननीय डॉक्टर प्रकाश पवार सर, दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र की सचिव माननीय डॉक्टर अंजलि देशपांडे जी का और आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मनपूर्वक स्वागत है। आज के कार्यक्रम के मंगल हेतु मैं मंच पर उपस्थित मान्यवरों से निवेदन करती हूँ कि वे सरस्वती पूजन करें। भारतीय ज्ञान परंपरा वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गहन चिंतन का विषय है। अध्ययन विधि, विचार पद्धति, शिक्षा नीति तथा अन्य असंख्य आयामों से संयोजित यह समग्र ज्ञान परंपरा भारत के मर्म को समझने की एक प्रक्रिया है। इसी संदर्भ में इस विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया है। आज के व्याख्यान का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री विचार। इस विषय की प्रस्तुति के लिए विशेष व्याख्याता के रूप में उपस्थित है आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला जी पाड़िया। चंद्रकला जी का विस्तृत कार्य संक्षेप में बताना तो कठिन है, किंतु प्रयास करती हूँ। Chandrakala ji has served Banaras Hindu University for 44 years in different capacities. In between, she has also served as Vice Chancellor in MGS University, Bikaner, Rajasthan. She is the chairperson of Indian Institute of Advanced Study, Rashtrapati Niwas, Shimla. She has delivered 18 invited lectures abroad and 43 in India. She is the recipient of many coveted awards so far. She has authored 4 books, she has edited 10 books and has 9 research papers published in international and 62 research papers published in national journals. And lastly, she is the resource person in 128 MHRD UGC refresher orientation courses as well. मैं फर्ग्यूसन महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश पवार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे चंद्रकला जी को सम्मानित करें। धन्यवाद सर। मैं फर्ग्यूसन महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश पवार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्वागत पर मनोगत व्यक्त करें। नमस्कार। आजच्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख अतिथी डॉक्टर चंद्रकला पहाडिया,
सृष्टी श्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र आणि फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे स्वायत्त पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमानानं भारतीय ज्ञान परंपरा या विषयावर आज आपण एक महत्त्वाचं व्याख्यान ठेवत आहोत. त्यानिमित्तानं उपस्थित असणारे सर्व मान्यवर मंडळी, आपल्याला माहीत आहे की 2020 साली भारत सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण स्वीकारलं, लागू केलं. आणि या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे जवळपास 32 वर्षानंतर आपल्याकडे हे धोरण राबवलं गेलं. त्याच्या अगोदर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी होती. या 32 वर्षाच्या नंतर हे जे धोरण आलं, या धोरणामध्ये काही नवीन नाविन्यपूर्ण काही प्रयोग करण्यात आले आहे. त्याच्यामध्ये IKS ह्या ज्ञानशाखेचा वापर करण्यात आलेला आहे. विद्यार्थ्यांनी फक्त रोजगार आणि कौशल्य इथपर्यंतच शिक्षणापुरतं मर्यादित राहू नये, तर आपल्याकडचा जो ज्ञानाचा परंपरा आहे ती परंपरासुद्धा आली पाहिजे. जागतिकीकरणाच्या नंतर एक प्रक्रिया जगभरात राबवली गेली आहे की थिंक ग्लोबली ॲक्ट लोकली. आणि त्यामुळं आपल्याकडचं जे काय आहे ते जगभरामध्ये देणं आणि जगातलं जे काही आहे ते आपल्याकडे घेणं हा IKSचा त्यातला मुख्य उद्देश आहे. आणि त्यामुळे भारतातल्या अनेक जुन्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आता आपल्याला या निमित्तानं जगाच्या समोर मांडण्याची एक सुवर्ण संधी आहे. या प्रसंगी मी आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. पुन्हा एकदा फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या वतीनं मॅडमचे आणि सर्वांचे मी स्वागत करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना देने के लिए मैं IKS विभाग कोऑर्डिनेटर मधुरा डांगे को आमंत्रित करती हूँ. नमस्कार. मंच पर आसीन तथा सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार. हम बात कर रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की, जो वर्तमान स्थिति में बहुचर्चित विषय रहा है. प्रस्तुत विषय के संदर्भ में युगानुकूल सघन अध्ययन और युगानुकूल सघन अध्ययन के साथ ही विषयानुकूल अध्ययन पद्धति का विकास, इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा की आवश्यकता प्रमुखता से है. हम भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करते हुए और अध्यापन करते हुए इन दोनों विषयों पर चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं. फर्ग्युसन महाविद्यालय में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय चल रहा है, इसमें अध्ययन गट कार्यरत है, जिसमें युगानुकूलन की प्रक्रिया की जो बातें हैं, जो बिंदु है, इस पर चर्चा कर उसका प्रयोग कर उससे निष्कर्ष निकालने की एक पद्धति विकसित करने का भी प्रयास यहाँ पे सभी IKS की फैकल्टीज़ मिलकर कर रहे हैं. वैद्यक शास्त्र में जैसे समग्र शरीर का विचार करते हुए पृथक पृथक दिखने वाले अंगों से प्रारंभ कर अंतःसूत्र ढूंढने की प्रक्रिया है, वैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा यह भारत की समग्र विचार दृष्टि है, जो पृथक पृथक दिखने वाले विषयों के अध्ययन से उसके अंतःसूत्र को समझने की एक प्रक्रिया है. तो इसी चिंतन को मन में रखते हुए आज इस विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन कर रहे हैं दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र और फर्ग्युसन कॉलेज भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग, इनके संयुक्त तत्वावधान में यह विशेष व्याख्यान की रचना इसी दृष्टि से हुई है. इस चिंतन को और इस भारतीय दृष्टि को मन में रखते हुए आज की व्याख्यान का प्रारंभ हम सब करने जा रहे हैं. पुनः एक बार सभी का स्वागत और सभी को प्रणाम. नमस्ते. धन्यवाद मैडम. दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र की सचिव डॉक्टर अंजलिताई देशपांडे से अनुरोध है कि वे अपना मंतव्य रखें. नंतर हा माईक तिथे ठेवता येईल त्यांच्या इथे. ओके. नमस्कार. दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र आणि फर्ग्युसन कॉलेज, इनके दोनों के तत्वावधान में आज का ये व्याख्यान हमने आयोजित किया है. दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र एक्चुअली 2001 से फॉर्मली शुरू हो गया. उसके पहले 5 साल तक दृष्टि काम करती है. इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च रिलेटेड टू वुमन इश्यूज़,
इस प्रकार का दृष्टि का काम है। दृष्टि में स्पेशली प्रिंट मीडिया में जितना कुछ महिला विषय में आता है वो सभी का कलेक्शन है। 1996 से है वो, और उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होती है उसके आधार पर दृष्टि स्त्री अध्ययन नाम से एक मासिक पत्रिका हम लोग प्रकाशित करते हैं। उसके साथ हर साल एक विशेषांक निकलता है। उसका विषय एक डिवोटेड विषय रहता है और उस विषय में तज्ञ लोगों से लिखवा के वो इशू बनता है पूरा। और हर साल अभी 10 तारीख को महिलाओं का राजनीति में सहभाग किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से रहेगा आगे चलकर, और उस निमित्त एक पैनल डिस्कशन का आयोजन किया था जिसमें डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, नीलम गोरे और छोटे गांव से आए हुए 2 सरपंच महिला, उनसे एक पैनल डिस्कशन हो गया और क्या है स्थिति उसकी, इस प्रकार से चर्चा हो गई, अंक प्रकाशित हो गया है। ये सभी इश्यूज़ जो निकालते हैं मंथली और स्पेशल इश्यूज़, वो सभी मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी में निकलते हैं। इसके साथ वुमन इश्यूज़ पर रिसर्च करना, इस प्रकार के रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी दृष्टि ने लिए हैं। उसमें हरियाणा में जो सेक्स रेशो डिक्लाइनिंग था उसका कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है हरियाणा स्टेट में, उसका रिसर्च हो गया, जिसको हरियाणा गवर्नमेंट ने उनके पॉलिसीज़ के लिए बहुत फॉलो किया है। उसके साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ट्राइबल बेल्ट से लड़कियां बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में डोमेस्टिक वर्क्स के लिए जाते हैं और उनका जो इकोनॉमिक अब्यूज़ होता है, कई जगह सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, कई जगह बिक्री होती है। तो ये उनकी स्थिति कैसी है दिल्ली जैसे शहरों में और उस ट्राइबल बेल्ट में भी किस प्रकार की स्थिति है, क्यों ये लड़कियां लाखों की तादाद में आती है। तो इसका भी सर्वेक्षण दृष्टि ने किया, जिसको ट्राइबल कमिश्नर, लेबर कमिश्नर सभी को सुपुर्द किया, लेबर मिनिस्टर को सुपुर्द किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सोशल सिक्योरिटी बिल लाए तो उस बिल में ये डोमेस्टिक वर्कर्स का समावेश नहीं था। तो ये हमारी प्रयासों से और जो रिपोर्ट हमने बनवाई है उनसे ये उसका समावेश सोशल सिक्योरिटी में हो गया। तीसरा एक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है, वो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो हम देखते हैं और वहाँ महिलाएं स्वतंत्र है ऐसा दिखता है कुल मिलाकर। तो वहाँ की एक्चुअल सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज़, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस ये विषय लेके हमने अरुणाचल, आसाम, मणिपुर ऐसे स्टेट्स में सर्वेक्षण किया है। वो भी रिपोर्ट्स हमने गवर्नमेंट को दिए हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया था, वो देश भर के सभी प्रांतों में और लगभग 70% से ज़्यादा जिलों में सर्वेक्षण किया, जिसमें महिलाओं का रोजगार, महिलाओं का शिक्षा और महिलाओं का स्वास्थ्य, इन तीनों विषयों में मेजर, और उसके साथ उस प्रांत के विशेष इश्यूज जो होते हैं उन विशेष इश्यूज का भी सर्वेक्षण हो गया। वो 26 इश्यूज हमने लिए थे उसके साथ। तो इस प्रकार का रिसर्च रिलेटेड काम दृष्टि ने किया है। इस विषय को लेकर जो महिला विमर्श जो हम लोग कहते हैं इसको आजकल, कि भारतीय लोगों की महिलाओं के ओर देखने की दृष्टि कैसी है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन वुमन ये विषय लेके दृष्टि ने एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किया था, जिसको 4-5 साल हो गए। डॉक्यूमेंटेशन भी उसका प्रोसीडिंग्स और ये सब अवेलेबल है। चंद्रकला जी उस कॉन्फ्रेंस में भी थी। दूसरा एक प्रयास हुआ था जो एकेडमिक एरिया के लिए रिलेटेड है, जो
मुझे एक सौभाग्य मिला कि यूजीसी की वुमेन स्टडीज़ की जो स्टैंडिंग कमेटी रहती है, उस स्टैंडिंग कमेटी में काम करने का मौका मिला। तो उसमें मैंने देखा कि अलग अलग वुमेन स्टडी सेंटर्स में क्या पढ़ाया जाता है, उसका मैंने थोड़ा स्टडी किया, जिसमें लगभग 70 यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के सिलेबस का मैंने अध्ययन किया। उसमें ध्यान में ऐसा आया कि 85% लगभग महाविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ में वेस्टर्न फेमिनिज्म पढ़ाया जाता है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो हमने उस वक्त प्रयास किया था हमारी कमेटी ने कि ये सिलेबस में लाए भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार से है, कैसे है, और विश्व भर में महिलाओं को देखने के लिए कुछ अलग अलग वेस्टर्न फेमिनिज्म अलग है, ईस्टर्न फेमिनिज्म एशियाटिक देशों में अलग है, और किस प्रकार से देखते हैं लोग, और कुल मिलाकर महिलाओं का समाज के विकास के लिए, अपने फैमिली के विकास के लिए किस प्रकार का उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये देखने का प्रयास एक्चुअली एकेडमिक्स में आना चाहिए। उससे ये निकल कर आया कि कुल मिलाकर ये दृष्टिकोण उनका समाज में स्थान कैसा होना चाहिए, ऐसा हमारे पुरखों ने सोचा है और कुछ लिखा है उसके बारे में। तो उसका एक युगानुकूल जैसे अभी क्या रहेगा, और उनका खुद का, उनके फैमिली का और समाज का विकास के लिए उनका दृष्टिकोण किस प्रकार से विकसित हो हमारे समाज के, इसलिए थोड़ा उसमें ज़्यादा हम लोग काम करें और समाज के दृष्टिकोण के लिए काम करें, और हमें भी समझे कि किस प्रकार से एक साइंटिफिक अप्रोच हमारे पुरखों में था और इस प्रकार से उन्होंने उनको स्थान दिया था महिलाओं के। तो इसके बारे में भी अभी अध्ययन दृष्टि करती है। आपको सभी को मैं एक आह्वान करती हूँ कि दृष्टि में इस विषय का लिटरेचर का एक छोटा लाइब्रेरी हम लोग बनाने जा रहे हैं। जिनको कुछ पेपर लिखना है, कुछ और अध्ययन करना है, तो उनके लिए वो लाइब्रेरी ज़रूर खुली रहेगी। इसके साथ हमने कुछ फेलोशिप्स के भी कुछ प्रोजेक्ट्स लिए हैं। वो अभी पिछले साल के फेलोशिप अभी पूरी हो गई है, अगले साल की थोड़ी देर में डिक्लेयर होंगी, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो दृष्टि और फर्ग्यूसन कॉलेज, मैंने अभी चंद्रकला जी को कहा कि ये 1885 का कॉलेज है, उसकी स्थापना 1885 में हुई है। तो उन्होंने बताया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसके बाद स्थापन हुई है, फर्ग्यूसन कॉलेज के बाद 1915-16 है खुलाकर। तो BHU के पहले स्थापन हुई इस प्रकार की कॉलेज में ये अध्ययन शुरू है और शुरू रहेगा, इसका हमें बहुत आनंद है। इसके साथ मैं रुकती हूँ, हम चंद्रकला जी को सुनेंगे। धन्यवाद मैडम। अब मैं आज की व्याख्याता डॉक्टर चंद्रकला जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान का आरंभ करें। साथ ही मान्यवरों से निवेदन है कि वे श्रोताओं में स्थान ग्रहण करें। आप सबको आप सबका का मैं अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि फर्गुसन कॉलेज में मेरा ये व्याख्यान हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है और ये एक बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, प्राचीन कॉलेज है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जहाँ मैंने 44 वर्ष पढ़ाया, 1916 में की थी, और आपका कॉलेज जो है वो 1885 में है। ये अपने आप से इसकी दिव्यता, ताई ने मुझे बताया कि ये अपने आप इसकी दिव्यता को दर्शाता है। और हमने आज से 25-30 साल पहले ऑल इंडिया पॉलिटिकल साइंस की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी,
मैं सोचती हूँ 25-30 साल हो गया होगा, आप इतिहास उठा के देखेंगे, मुझे ईयर याद नहीं है, मैं अपना बायोडाटा देखूंगी तो याद आ जाएगा। तो उस समय मैं आई थी आपके फर्ग्यूसन कॉलेज में, आज इतने वर्षों पुरानी बात हो गई। माननीय अंजलि ताई जी, इस कॉलेज के प्राचार्य गए, सर गए क्या, चले गए, हाँ या बैठे तो है, प्राचार्य पवार जी, आपके IKS के जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं और इस विद्यालय महाविद्यालय के जो अन्य अध्यापक गण हैं, और अगर इनमें कुछ विद्यार्थी भी हैं, तो आप सब को मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में, जैसा कि मैडम ने बताया, स्त्री का विचार। वास्तव में ये बहुत दुख का विषय है। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और इन हिंदी? आई डोंट नो मराठी, सो आइदर हिंदी और इंग्लिश, वॉट एवर, आई एम कंफर्टेबल विद बोथ ऑफ इट। आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, कुछ मिला करके या कुछ जैसा भी आप कहेंगे, है ना। तो मैं ये स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी ये बड़े दुख की बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारा परिचय बहुत कम है। हम सब जो है, जब तक अशोका न हो जाए, जब तक योगा न हो जाए, तब तक हम उसका अर्थ ही नहीं समझते, न उसका मतलब समझते हैं, तब तक उसका महत्व नहीं समझते हैं, है ना। जब तक वो फॉरेन रिटर्न ना हो जाए, है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट जब तक फॉरेन रिटर्न ना हो जाए तब तक हम उसका महत्व नहीं समझते। ये इस देश की बड़ी त्रासदी रही है और आज भी हम अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए नहीं कि हम भारतीय हैं, मैं भारतीय हूँ, वो इतनी गहन है और इतनी ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए कि जिन लोगों ने, जब अमेरिका में ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने सबसे पहले संस्कृत चेयर इस्टेब्लिश की ताकि संस्कृत के प्रोफेसर्स को नियुक्त करके और हमारा सारा ज्ञान वो ले लें। आप ये देखें, जर्मनी में तो बहुत पूरे जब देशों में देखेंगे, जो ज्ञान हमारे साहित्य में है वो अद्भुत है अपने आप में। लेकिन हम सब जो हैं, जैसा कि अभी ताई ने बताया कि दुनिया में सब तरह के इज़म हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में ना, लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, अफ्रीकन फेमिनिज्म, पता नहीं कितने पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, लेकिन आज तक हमारे मेन जो डिस्कोर्स है, मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का जो है पार्ट इंडियन फेमिनिज्म नहीं है। जब बल्कि इंडियन फेमिनिज्म नहीं है, और जो है, जो बातें हम उसके बारे में करते हैं वो इतनी तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से वो प्रस्तुत की गई हैं, जैसा अंग्रेजों ने हमें समझा दिया। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक भारतीयों के मन में हम ये नहीं बैठा देंगे कि वो एक बहुत ही कंजर्वेटिव देश है, उनकी सारी विचारधारा कंजर्वेटिव है, तब तक हम यहाँ पर रूल शासन नहीं कर सकते हैं, जब तक हम अपनी कल्चरल मोनोपोली को न स्थापित कर लें। तो इसलिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो स्त्री का विचार है, इसके बारे में उन्होंने हमको बहुत गलत ट्रांसलेशंस के द्वारा और बहुत गलत, पिछले करीब 15-20 वर्षों से मैं इसका अध्ययन करने का प्रयास कर रही हूँ, बहुत वो है। एक बात मैं और आपको ये कहना चाहती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्तमान में जो सोसाइटी की जो मानसिकता रही पूरे विश्व में, है ना, और जो कुछ भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी हो, उसमें हमने विमेन को डिवैल्यू करने की कोशिश की है। अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात बता रही हूँ आपको। आप देखिए कि हिस्ट्री में जो व्यक्ति जा करके युद्ध में विजयी होता है उसको तो हम लोग सब हीरो कहते हैं, वार हीरो कहते हैं। लेकिन जो स्त्री आजीवन वैधव्य सह करके उसके 5 बच्चों का लालन पोषण करती है, उनको एक अच्छा सिटीजन बनाती है, क्या हमने कभी उसको वार हीरोइन कहा? नहीं। यही कारण है कि गर्डा लर्नर ने कहा है, बहुत अच्छी इंग्लिश हिस्टोरियन है, कि अब हमें किस बात की आवश्यकता है कि हम एक कंट्रीब्यूटरी हिस्ट्री लिखें और एक कंपनसेटरी हिस्ट्री लिखें। तो मतलब इतना, इस बात की इतनी अधिक आवश्यकता है। इकोनॉमिक्स में मार्क्स क्या, वर्षों तक लेबर को हमने कैसे डिफाइन किया, लेबर इज दैट विच ब्रिंग्स वेजेस। हमारी माँ, हमारी दादी जो कि रात दिन घर का कार्य करती थी और इतनी मेहनत करती थी, मुझे आज भी याद है कि दादी कहती थी रात को मुझसे कि तू जरा सा मेरा पैर दबा दे, पंडलियाँ दुखने लगी हैं। तो जो इतना रात दिन कार्य करती हैं और जिनका इतना ज़्यादा योगदान है, उन्हीं के कारण
पत्नी के कारण हस्बैंड ऑफिस जा पाता है, जो जितना कार्य उस काम का हमने कभी उसका मूल्यांकन नहीं किया और उसके लेबर को हमने लेबर नहीं माना, जिसको कि कंपनसेट ही नहीं किया जा सकता। आप 24 दाइयां रख लीजिए घर में, पर एक माँ के लेबर को कोई कंपनसेट नहीं कर सकता है, लेकिन हमने उसको कभी लेबर माना ही नहीं। तो हम ये देखते हैं, आप जब उसमें देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में, बताते थे पवार साहब कि पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोग लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस पढ़ाते हैं, वे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं पुरुषोचित हैं, मेल सेंट्रिक हैं, दे आर नॉट ह्यूमन सेंट्रिक। मैं ये नहीं चाहती कि हम विमेन सेंट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, मैं उन लोगों में नहीं हूँ, बट दे शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक। लेकिन ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इसको इतनी अच्छी तरह से विद्वानों ने सिद्ध किया है। जैसे कैथरीन मैकिनन हैं वो अमेरिकन थिंकर, अभी तो मैं इंडियन उस पर आऊंगी। वो कहती हैं ऑल जेंडर इक्वल लॉज आर जेंडर ब्लाइंड लॉज। जेंडर ब्लाइंड लॉज, सब जेंडर इक्वल लॉज जो होते हैं, समान कानून है, वो जेंडर अंधे कानून है, क्योंकि उन कानूनों को बनाते समय हमने केवल पुरुषों की आवश्यकता को ध्यान में रखा, स्त्रियों की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा। आज बड़े बड़े कॉलेजेस में आप चले जाइए, मैंने एक बार जब स्टैंडिंग कमेटी की मैडम मैं जब थी चेयरपर्सन, बड़े बड़े गाँव का बड़ा उस समय वो किया, बड़े बड़े कॉलेजेस में आप चले जाइए, हम बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉलेजेस में जाने के बाद भी आप क्या देखेंगे कि विमेन के लिए, जो विमेन कैंडिडेट है, जो गर्ल स्टूडेंट्स आती हैं, उनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं थी। लड़कियां आ करके मुझे पकड़ पकड़ के कहती थी, प्रिंसिपल का ऑफिस जो है वो एकदम, जिसको कहना चाहिए आपको 5 स्टार होटल है, लेकिन और लड़कों का है, तो कहती है कि जब हम लोग जाते थे मैडम, तो उसको पकड़ करके एक लड़की को बाहर खड़ा होना पड़ता था और एक भीतर जाती थी। हम तो मदरहुड को इतना महत्व देते हैं, लेकिन व्यवहार में हमने क्या किया, हमने उसको कितना मतलब एक डी वैल्यू करना है ना, कि उसकी आवश्यकता को हमने नहीं जाना। क्यों ऐसा होता है कि जब बैंक्स बनते हैं, मैं थोड़ा हंसा भी लूं, नहीं तो आप मेरे लेक्चर से बोर हो जाएंगे, तो वो बैंक्स बनते हैं, तो बैंक्स का जैसे इस्टेब्लिश होते हैं, आप देखेंगे 1 महीने के भीतर चाय कॉफी की दुकानें बन जाती है, क्योंकि बेचारा पुरुष थक जाता है काम करते करते। लेकिन वो औरत कहती है कि एक क्रैश यहाँ बना दीजिए, ताकि मेरा जब चाय का टाइम होगा, खाने का टाइम होगा, तो हम अपने बच्चे को जाकर के देख ले। कितना ध्यान दिया है, किस गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है उस पर, अब धीरे धीरे वो प्रकाश में आ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा केवल उस स्त्री की ही प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चा पूरे राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। और जिसलिए आप बच्चे के लिए जो भी आप देते हैं, जो भी कंसेशन देते हैं, आप भूल जाइए ये कहना, लोग कहते हैं कि आप बड़ा स्त्रियों को कंसेशन दे दिया है, वो स्त्री को कंसेशन नहीं दिया है, वो उस राष्ट्र को कंसेशन दिया है। तो हम ये देखते हैं कि ये जितनी भी चीजें हमारी हैं, जितना भी विषय है, मैं मतलब, और अब लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, आप कह देते हैं आपको कार्य करने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का उपभोग कौन कर पाता है? ग्रामशी ने जो बात लेबर क्लास के लिए कही थी, वही बात मैं स्त्रियों के लिए कहती हूँ। स्त्रियों को आपने स्वतंत्रता तो दी है, पर जैसा डाटा, और मुझे तो बड़ी खुशी होती है, दृष्टि संस्था जो है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन आप डाटा देखिए कि क्या ये सचमुच जिस बात को हम आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या ये सही है कि कितने लोग ये जो कार्य कर रहे हैं विभिन्न उसमें, कि उनके कार्य को कितना महत्व दिया गया है? तो आप व्यवहार, आप सैद्धांतिक रूप से कुछ भी कहें, लेकिन उसके कार्य को हमने महत्व प्रदान नहीं किया है। इसीलिए एक मूवमेंट ये उठा कि हम कैसे जो है इस जो हमारी ये कुत्सित मानसिकता है, इसको हम बदल सके। और इसीलिए अब सभी सोशल साइंसेस में इस बात का प्रयास किया गया है। लेकिन ये प्रयास शुरू हुआ है, देखिए 19वीं शताब्दी से, वर्षों तक वैसे ही रही स्त्री, और स्त्री को जैसा कि आपको पता है वोट देने तक का अधिकार नहीं था। हम लोग बड़े जिसको कहना चाहिए लकी रहे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की एक पेन से हमको सारे अधिकार मिल गए थे। तो ये बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसलिए जो हमारे सब्जेक्ट्स की ये है, पर जो तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए, कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने स्त्री को बहुत अधिक महत्व दिया, हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सके, तो उसमें दोष हमारे ऋषि का नहीं है, हमारे वेदों और उपनिषदों का नहीं है, ये दोष हमारी कुत्सित मानसिकता का है। हमको 24 घंटे के लिए एक औरत मिल गई
वो कहती है ना, एक बहुत अच्छी थिंकर है, तो वो कहती है ना, दिस मैन इज ऑल द टाइम लाफिंग, दिस मैन इज स्माइलिंग, दिस मैन इज ऑलवेज सो रिलैक्स्ड बिकॉज a tiny content of body is always serving him, either in the form of sister or in the form of daughter or in the form of wife or in the form of mother. तो ये चार लोग आज भी घरों में आप जाइए तो हम जब बच्चे को पानी पीने के लिए आवाज देते हैं तो अगर समझिए राम और रानी है तो हम रानी एक गिलास पानी लाना। जरा आत्मावलोकन करके देखें हम कि कितने हम लोग कहते हैं कि राम तुम एक गिलास पानी लेके आना, तो हम सब अभी भी उस मानसिकता के शिकार हैं। भगवान ने कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बनाया है, लेकिन हम उस वास्तविकता के उसकी कुत्सित मानसिकता के शिकार है। परंतु आज हमारे विद्यार्थी, आज हमारी प्रेजेंट पीढ़ी ये नहीं जानती है कि कितना अधिक महत्व स्त्री को जो है वह दिया गया है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में। न केवल बराबर माना गया है, उसको पुरुष से श्रेष्ठ माना गया है, और हमारा पूरा का पूरा जो दर्शन है वह उससे भरा हुआ है। परंतु हमारे ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाए गए, ऐसा ऐसा क्रिटिसिज्म किया गया गलत ट्रांसलेशन के द्वारा कि हमारे यहाँ स्त्री को बहुत सब्सिडियरी स्टेटस प्रदान किया गया है। तो अब दिस इज द हाई टाइम जब हमको ये जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हमको प्रदान किया गया है। तो आज का मेरा विषय यही है, और इसीलिए इस विषय पर जब मैं आरंभ करती हूँ आप देखेंगे क्रिटिसिज्म के उत्तर देने में ही वो सारी बातें आ जाएंगी। मैंने केवल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसलिए लिया था कि ये जो संस्कृत के कोट्स आपके सामने आएंगे तो आपको उससे सुविधा होगी, अदरवाइज मैं केवल उसको बोलती जाऊंगी। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो जो आलोचनाएं की गई हैं उन आलोचनाओं का मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है, और ये उत्तर मैंने अध्ययन के आधार पर दिया है, कोई सेकेंडरी रीडिंग के आधार पर नहीं दिया है। हम लोग टीचर तो हैं, पर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो टेक्स्ट बुक के आधार पर अगर हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो हम अपने विद्यार्थियों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। अगर आप प्लेटो को पढ़ाते हैं और रिपब्लिक आपने नहीं पढ़ी है तो प्लेटो को पढ़ाना बिल्कुल बेकार है। इट मीन्स कि यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद योर स्टूडेंट्स। लेकिन आज हम लोग जो हैं, जब हम टेक्स्ट बुक जैसे इतनी गलतियों से भरा हुआ, फैक्चुअल गलतियों से, इतनी गलतियों से भरा हुआ जब सब स्टैंडर्ड किताबों से हम खुद पढ़ेंगे तो हमारे विद्यार्थी क्या सीखेंगे। आप किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट को आप पढ़ के देखिए, आपको कितना आनंद आएगा, और फिर उसको पढ़ाने में भी बहुत वो होती है। तो हमारे ऋषियों और उन्होंने भी तो ये सारी की सारी मैंने कोशिश किया, एक छोटा सा प्रयास किया कि, और सोचिए मैं जो मेरा संस्कृत का अध्ययन था वो हाई स्कूल तक ही था, और मैंने बाद में थोड़ा पढ़ने की संस्कृत भी कोशिश की और ज़्यादातर इंग्लिश ट्रांसलेशन के माध्यम से उसको जानने की कोशिश की। लेकिन हमारे बगल में पाणिनि कन्या पाठशाला है, तो जहाँ भी कहीं किसी प्रकार का संदेह होता था तो मैं ओरिजिनल टेक्स्ट लेकर के उनके पास जाया करती थी। तो हम लोग देखिए नेक्स्ट पर आइए मैडम। तो अब हम लोग ये हम आपको कह रहे हैं कि हम लोगों की सबसे बड़ी जो बात मैं कह चुकी हूं, नेक्स्ट। अब मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज आप IKS में पढ़ाएं तो सबसे पहले हमारी जीवन दृष्टि क्या है, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट किससे ग्रहण करता है, अपना इंस्पिरेशन उस सोर्स से करता है कि हमारी जीवन दृष्टि क्या है। और इस जीवन दृष्टि को बहुत संक्षेप में भी अपने विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है। जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि हमारे लिए इंडिविजुअल जो है एक सोशल कलेक्टिविटी का पार्ट है। KM पानीकर कहा करते थे, कल मैं बता रही थी, इन इंडियन ट्रेडिशन एवरी इंडिविजुअल इज ए पर्सन एंड पर्सन मीन्स वेब ऑफ रिलेशंस। वो संबंधों का समुच्चय है। हमारे लिए कभी व्यक्ति जो लिबरल ट्रेडिशन जो आज वेस्ट में सबसे प्रोमिनेंट है, किसी भी देश में आप चले जाइए जहां भी डेमोक्रेसी है वहां लिबरल ट्रेडिशन, लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है। और वो क्या कहते हैं कि मैन इज ए सेल्फ डिफाइनिंग सब्जेक्टिविटी। मनुष्य जो है वो स्व परिभाषित विषय है जो अपना हित दूसरों के हितों से अधिक जानता है और जो स्वयं अपने हितों की पूर्ति कर सकता है, जिसको कि स्टीवन ल्यूक्स कहता है कि इट हैज लेड टू मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। हम ऐसे इंडिविजुअलिज्म की ओर गए, स्व केंद्रित व्यक्तिवाद।
तो ये जो स्व केंद्रित सेल्फ सेंट्रिक जो इंडिविजुअलिज्म है, ये क्या किसी समाज का निर्माण कर सकता है? और आप इसी दृष्टि से उन्होंने जितने भी प्रत्यय रहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल की हिम्मत तो देखिए। हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी बड़े शौक से पढ़ाते हैं क्लास में कि ऑन लिबर्टी जो है वो बाइबल है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा याद रखिएगा, वो कहता था द होल ऑफ एशिया एंड अफ्रीका इज ए डार्क कॉन्टिनेंट and it is good that Britishers are ruling over them to make it civilized. ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। हम उनको असभ्य नजर आए, माला फेरते हुए लोग अपने इसके अनुसार, जो हमारा वेदर है उसके अनुसार धोती कुर्ता पहने हुए लोग, तो उसको असभ्य नजर आए। लेकिन भरी गर्मी में वकीलों को काला कोट और ये वो, ताकि गला ही फट जाए, और गले में वो लगा के वो लोग उसको बड़े सभ्य नजर आए। ढम 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 करते सेंसुअल प्लेजर को जो वो करे, आगे बढ़ाए, वो गाने उनको बड़े बड़े सभ्य नजर आए। तो ये सभ्यता का मूल्यांकन करने का ठेका उन्होंने ले लिया है। हम भी तो सभ्यता का मूल्यांकन करें कि कौन सी सभ्यता हमको आगे ले जाती है और कौन सी सभ्यता हमारे भीतर उसको, उस आत्मशक्ति को पैदा करती है। लेकिन उन्होंने जो है इस चीज को माना। तो यही चीज आप देखेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कितने ही लोग हैं, इन सभी लोगों ने इसके लिए ऐसा किया। तो सबसे बड़ी चीज हमको ये मानना है कि भारतवर्ष में हम जब कहते हैं, भिखू पारिक का नाम शायद सुना होगा, बहुत बड़े पॉलिटिकल थियरिस्ट है और इस समय वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर भी हैं, उनको ये दिया गया। वो हमारे यहाँ लेक्चर देने आए तो उन्होंने कहा कि चंद्रकला जी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि कुछ चाय वाय पियोगे, ये वाय कहाँ से आता है? हमारी भाषा कितनी कलेक्टिव है। हम किसी को ये नहीं कहते केवल चाय पियोगे क्या। आप गांव में भी चले जाओगे, गरीब से गरीब आदमी भी आपको गुड़ देगा और उसके साथ वो एक गिलास पानी देता है। तो हमारे यहाँ ये इतना मतलब डीप रूटेड है। हमारे अतिथि जो बिना तिथि बताए आ जाए। आप अमेरिका में जाते हैं, हमारी बूढ़ी माताओं का मन क्यों नहीं लगता है? बिना अपॉइंटमेंट लिए आप नहीं जा सकते। लेकिन मैं अगर अपने घर पे कल मुझे फर्गुसन कॉलेज में लेक्चर भी देना है और मेरा लेक्चर तैयार नहीं है, फिर भी आप आ जाएंगे, आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, लेकिन मैं सब छोड़ करके किस में लग जाऊंगी? आपकी खातिरी में, आपके स्वागत में, क्योंकि ये हमारे कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। और जितना हम इस कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, उतनी ही अधिक मुसीबतें हमारे जीवन में आ रही है, क्योंकि जीवन उस स्नेह से, उस हृदय के स्पर्श से दूर होता चला जा रहा है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो ये था, तो जो पहली चीज है आप ये कहेंगे, फिर आप देखेंगे इंडियन वर्ल्ड व्यू, इंडिविजुअल एज पार्ट ऑफ द लार्जर सोशल कलेक्टिव, सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन एंड सेल्फ डिनायल फॉर द ग्रेटर गुड। कितनी अच्छी बात हमारे इंडियंस में है कि हमारा अस्तित्व ही इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे दूसरों के साथ कोऑपरेट करें और अपने हितों का कम से कम सोचें ग्रेटर गुड के लिए। तो इस बात पर हम बहुत बल देते हैं। फिर वो कहते हैं कि इंडियन वर्ल्ड व्यू के क्या फीचर्स है। मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। प्राइमेसी ऑफ द सोशल ओवर इंडिविजुअल, स्पिरिचुअल ओवर मटीरियल, इंट्यूटिव डिसर्नमेंट ओवर रीजन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी में पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने किसको महत्व दिया है? रीजन को, बुद्धि को। जो बुद्धि है वो डिटर्मिनिंग फोर्स है। और चूंकि वो कहते हैं कि विमेन में बुद्धि नहीं है, हेगल ने पता है क्या है, विमेन आर टोटली इनकैपेबल ऑफ रीजनिंग। ताई मैंने एक आर्टिकल लिखा है, प्लेटो, अरिस्टोटल, रूसो एंड हेगल ऑन विमेन। तो उस समय मुझे क्या करना पड़ा कि पूरे के पूरे उसको उनके ओरिजिनल राइटिंग्स को पढ़ना पड़ा। तो आप देखिए, मतलब हेगल है तो फिर हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? हमारे पास तो बुद्धि है नहीं, वी शुड गो एंड लगाओ पोछा। तो बिल्कुल बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल वो जो है हमारा ये है, उसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है। तो आप ये सोचिए, उसने ऐसी बात कही। आप सोचिए, मतलब शर्म लगती है मुझे कहने में, हम लोग अपने उसकी बात करते हैं। रूसो कहता है, it is not enough that the chastity of the wife should be ascertained by husband. It can only be justified, it can only be proved when husband's friends justify it. I am giving you the exact quote, and in that copy all references are there. तो हम इतना उन्होंने, अरिस्टोटल जैसा थिंकर, लेकिन उसके कारण ये नहीं कि हम उनके दूसरे योगदान को स्वीकार नहीं करते, पर स्त्री की दृष्टि उनमें क्या थी।
अरिस्टोटल कहता है नेचर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड फॉर्म। और मैटर कोई चीज का बिल्कुल एकदम अविकसित रूप है और फॉर्म किसी चीज का फुल्ली डेवलप्ड फॉर्म है। कहता है वुमन इज ओनली मैटर, मैन इज फॉर्म। तो ऐसी ऐसी चीजें मतलब कही है कि मैं आपको कोट करना शुरू करूँ ना, क्योंकि इन लोगों को पढ़ा है। यही कारण है कि वो नारीवादी आंदोलन वहां शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने कंसेप्चुअली भी डेनिग्रेट किया और सोसाइटी के रूप में सोसाइटली भी उनको डेनिग्रेट किया। लेकिन हमारे यहाँ तो इसको जब तक हम नहीं पढ़ा, हमारे यहाँ रीजन को, हमारे यहाँ स्त्री को इसलिए अधिक महत्व दिया गया क्योंकि उसके पास इंट्यूशन है, इमोशन है। Intuitive discernment is a very big word under which everything comes, vision, emotion, so many things ना। और intuition है, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको कि आप लोग क्रिटिसाइज करते होंगे कभी, क्योंकि किसी ने उसको सही ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मनुस्मृति आपको पता है कि वर्षों तक जो है वह ओरल ट्रेडिशन के रूप में रही। फिर मेधा तिथि ने उसको 13 वॉल्यूम में उसको कोडिफाई किया। उसके पश्चात कल्लुक भट्ट ने 8 वॉल्यूम में कोडिफाई किया। फिर काशी के ही डॉक्टर भगवान दास ने 3 वॉल्यूम में उसके ऊपर लिखा। तो आपको कोई चीज को समझना होता तो कितने अध्ययन की जरूरत है। तो आप ये देखेंगे मनु ने कहा कि एक उपाध्याय, एक आचार्य 10 उपाध्याय के बराबर होता है, एक पिता 100 आचार्य के बराबर होता है, और एक माता 1000 पिता के बराबर होती है। पर क्या आप कभी पढ़ते हैं इन चीजों को? कभी नहीं पढ़ते हैं ना। हमने तो बस पढ़ लिया कि हाँ ऐसा ऐसा कहा, वैसा कहा। कितना इंटरपोलेशन मनुस्मृति में हुआ है। देयर इज एन आर्टिकल, मेरी एक किताब है एडिटेड फेमिनिज्म ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ये वहीं से निकली, IIS शिमला से। तो उसमें अरविंद शर्मा हैं जो कि मैगिल में प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद को बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि हाउ टू रीड मनुस्मृति। हम तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या पढ़ाते हैं, बिल्कुल वेस्ट का खाका खींच देते हैं। और हमने कभी मीमांसा पढ़ाया है कि मीमांसा मेथड से हम अपने टेक्स्ट को समझ सकते हैं? तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको इन टेक्स्ट को समझना है तो आप मीमांसा, बहुत जब मैं क्लास में कहती हूँ तो बहुत लोग मीमांसा के बारे में खाली जो संस्कृत के स्कॉलर्स हैं वही जानते हैं, वो मीमांसा पद्धति के बारे में नहीं जानते। कितनी साइंटिफिक पद्धति है। अगर सपोज करिए कि मुझे अगर अरिस्टोटल को प्लेटो के बारे में कुछ कहना, आलोचना करना है, तो पहले अरिस्टोटल प्लेटो को ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे प्लेटो स्वयं बोल रहा है, आप समझे? और उसके बाद जैसे स्वयं बोल रहा है, और उसके बाद उसको ये अधिकार है कि वह उसकी आलोचना कर सके। तो इतना अधिक मतलब रिगरस ये नहीं है कि आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से उसकी आलोचना शुरू कर दी, खुद कुछ नहीं पढ़ा है। तो और दूसरा हम लोगों ने क्या किया अपने देश में, जो अर्थ आज है स्वतंत्रता का, उस अर्थ को हमने अपने टेक्स्ट के साथ लगा दिया। टोरंटो में एक कॉन्फ्रेंस, साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस है जिसमें विमेन, यही इशू था। तो एक हमारे इंडिया की ही लेडी ने कहा कि हमारे यहाँ तो देखिए मनु जैसे लेखक हुए हैं जिन्होंने कहा स्त्रियम स्वातंत्रम न रहती, पिता रक्षति को हमारे भर्ता रक्षति यौवने, आपने सबने सुनाई है कि और स्त्रियम स्वातंत्रम न रहती, तो स्त्री कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। मैंने सोचा कि जो मनु कहता है यत्र नारेस्तु पुण्यते रमन्ते तत्र देवता, वो कैसे ही ऐसी बात कर सकता है? तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो देखा कि मनु ने स्वतंत्रता का अर्थ सुरक्षा से लिया है। उस समय स्वतंत्रता का ये अर्थ था ही नहीं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण, जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो अपने हितों की स्वयं पूर्ति करता है, वही व्यक्ति स्वतंत्र है। ये अर्थ मनुस्मृति के टाइम में उस काल में नहीं था। लेकिन हमने आज के अर्थ को किस पर लागू कर दिया? मनुस्मृति पर लागू कर दिया। तो इस प्रकार से हमने मैंने एक उदाहरण बताया आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिक उसका हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि क्यों क्रिटिक इसका हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत, हमारे यहाँ हर सौंदर्य लहरी में, मतलब आप देखिए कि शंकराचार्य ने कहा कि जो स्त्री है, जो शिव है, वह शक्ति के बिना शव हैं, पार्वती के बिना शिव शव हैं। क्या ऐसा दर्शन, ऐसा कोट आपको कहीं संसार में मिल जाए? क्योंकि मैडम मैंने वेस्टर्न फेमिनिज्म भी पढ़ाया, थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म भी पढ़ाया, कहीं आपको नहीं मिलेगा। स्त्री को जो शक्ति स्वरूपा माना है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसलिए स्त्री को हमारे यहाँ बहुत अधिक महत्व दिया गया है। हमने उसको व्यवहार में नहीं लिया, क्योंकि व्यवहार में लेने से मैन की मोनोपोली खत्म हो जाती है। तो व्यवहार में नहीं लिया, ये हमारा दोष है।
और हमारे यहाँ मैन में भी इतने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, वो एक दूसरी बात है। तो इसलिए हम लोग ये कर रहे थे इंट्यूटिव डिसर्नमेंट। तो इस प्रकार से पार्टिसिपेशन ओवर कंट्रोल, वे कंट्रोल में विश्वास करते हैं। नॉलेज इज पावर कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, वो कि नॉलेज इज पावर। हम क्या कहते हैं कि नॉलेज किसके थ्रू आता है? मुक्ति है नॉलेज, और नॉलेज पार्टिसिपेशन के थ्रू आता है। हमारा मोड पार्टिसिपेटरी है, उनका मोड क्या है? कंट्रोल करने का है। तो इसलिए इस जीवन दृष्टि को जब हम समझ लेंगे अपने विदिन का, तब हम जो एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस हमारा जो है वह सही होगा। ये दृष्टि हमारे पास नहीं होगी तो कभी भी हम अपने शास्त्रों को, अपने उसको हम नहीं समझ सकते। नेक्स्ट मैडम। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कितनी कितनी गलत बातें और हमारे फेमिनिस्ट राइटर्स ने लिखी हैं। मैं नहीं कह रही कि उनको है कि बाहर के लोगों ने लिखा है। हमारे यहाँ कहा गया कि सती प्रथा को सपोर्ट वेदों में किया गया है। वेद जो हैं वो सती प्रथा को सपोर्ट करते हैं। फिर कहा गया है कि वेमेन जो है उसको थ्रू आउट सब्सिडियरी स्टेटस मिला है। फिर वो कहते हैं कि जो लड़कियों का पैदा होना है वो हमेशा एक अनवेलकम इवेंट माना गया है। आधुनिक समय को देख करके आप भूत की बात कर रहे हैं। फिर वेमेन को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली थी और वे मैन से हमेशा लेस क्वालिफाइड रही। फिर उन्होंने कहा कि वेमेन को डिवोर्स में और रीमैरिज में कोई अधिकार नहीं था। डिवोर्स का अधिकार नहीं था, रीमैरिज का अधिकार नहीं था। मैं इन सारे डेलीगेशंस का खंडन करती हूँ जो इन्होंने कहा है, और उसके लिए मैं आपके सामने तर्क रखती हूँ। नेक्स्ट आइए मैडम। देखिए, मैं सबसे पहले जो स्त्री के लिए कहा गया है, जो सती प्रथा के लिए कहा गया कि हमारे शास्त्रों में सती प्रथा है, यहाँ तक कि एक देखिए एक ने सीता अग्रवाल हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है कि जेनोसाइड ऑफ वुमेन इन हिंदुइज्म। हाँ ऐसे कर दो। वो कहती जेनोसाइड ऑफ वुमेन इन हिंदुइज्म। शब्द देखिए अपने आप में कितना कितना मतलब दूषित शब्द है कि हिंदुइज्म में जो है जेनोसाइड हुआ है वुमेन का। और मतलब ऐसा लगता था उसको कि क्या करे। लेकिन आप ये देखेंगे कि अब और किस आधार पर ये लोग करते हैं क्रिटिसिज्म। ऋग्वेद के नासदी सूक्त का एक वाक्य है और जिसके आधार पर इन लोगों ने अपनी ये धारणा बनाई है। नेक्स्ट आइए मैडम। देखिए मैं उसको पढ़ रही हूँ। इमा नारीर विधवा सुपत्नी राजनेन सर्पिषा संविशंतु अनश्रवो अनमीवाह सुरत्ना आ रोहंतु जनियो योनिम अग्रे। ये एक कोट है और किसका है? ऋग्वेद का है। ये मंडल 10 है, सूक्त 18 है, ऋचा 7 है। मैं खाली मैडम इसी कोट के लिए, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं इसको ही करूं। अब इसमें वो कहती है कि जिसका अर्थ यह है कि लेट दीज अनविडोड डेम्स विद नोबल हस्बैंड्स adorn themselves with fragrant balm and unquenched, decked with fair jewels, fearless, free from sorrow. First let the dames go up to where he lies. अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो अनविडोड वेमेन हैं, जो कि विधवा नहीं हुई हैं, उनको कह रहे हैं कि अब तुम लोग यहाँ से उठो और जाकर के गृहस्थी के कार्यों में लगो। अब यहाँ ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है आप देखेंगे कि ये एड्रेस किसको कर रहे हैं? ये अनविडोड वेमेन को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या बताने की कोशिश की है कि ये किसको कहा जा रहा है? ये जो अपने हैं। और अभी आगे देखिएगा, इसके बाद आप यहाँ तक वो कहते हैं कि ये, और यहाँ तक उन लोगों ने कहा है कि these diseases they are instructed to go up to the funeral pyre. The widow then lies down beside her husband and then the brother-in-law says, next बेटा आप भी ऐसे कर लीजिए ना तो आपको दिखता रहेगा कब से ना। वो कहता है उदिर्शुनार्य भी जीव लोकम गता सुमेत शेष ही। अब मैं पूरा उसको पढ़ूंगी ना, टाइम लगेगा तो मैं इंग्लिश का ही पढ़ देती हूँ। राइज कम अनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइफ ओ वुमन कम, ही इज लाइफलेस by whose side you lie, as far as your married life to the one who sees your hand and wooed you as a lover is concerned, you have lived it out completely. Brother in law कहता है उठो,
अब जो तुम्हारा पति है, जिसको तुमने जिसका हाथ थामा था, वो अब समाप्त हो चुका है। अब तुमको फिर से अपने कार्य में पूरी तरह से लगना चाहिए। तो ये जो सेकंड वर्ष है वो क्या सिद्ध कर रहा है कि कहीं भी सती प्रथा को, अगर हम सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया है। होता क्या है कि हम सेलेक्टिव कोटेशंस ले लेते हैं और उस सेलेक्टिव कोटेशन हमको सूट करता है, तो उस सेलेक्टिव कोटेशन के आधार पर हम लोग जो है अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। तो अब पहला कोट तो ले लिया इन्होंने और दूसरा कोट नहीं लिया, क्योंकि दूसरा कोट को अगर कोट कर देते तो इनकी सारी बात जो है अधूरी सिद्ध हो जाती। तो आप देखेंगे कि इसलिए कहते हैं कि टेक्स्ट जिस तरह से इन लोगों ने किया है वो बहुत ही ऐसा है। और वेदों में पीवी काने का नाम तो आप जानते ही हैं, सब लोग महाराष्ट्र के आप हैं और वैसे भी जानते होंगे। जो उन्होंने धर्मशास्त्रा के वॉल्यूम्स लिखे हैं, इतने ऑथेंटिक वॉल्यूम्स हैं, इतने गहन वॉल्यूम्स हैं। और पीवी काने ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेदों में सती प्रथा को कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा था, अच्छी तरह से उसको जाना था। फिर इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि इस तरह से लोगों से कहने के द्वारा हम वो नहीं हो जाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब फिर इसको आगे पढ़ा, पहले तो यहाँ तक पढ़ा था, एक महानिर्वाण तंत्र है, आपको पता है। और उस तंत्र को कहा जाता है कि शिवा ने खुद पार्वती को सुनाया था। मतलब अभी तो हमको तो टेक्स्ट मालूम है, अब सुनाया था कि नहीं सुनाया था इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन इसको शिव पुराण तंत्र कहते हैं। अब बताइए इसमें क्या कहा जाता है, किस देश में और कैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सती प्रथा है। आप देखिए, ओ कुलक्षणी, ए वाइफ शुड नेवर बी बर्न्ट विद हर डेड हस्बैंड। ए वाइफ शुड नेवर बी बर्न्ट विद हर डेड हस्बैंड। एवरी वुमन इज योर इमेज, योर रेसिड। मतलब वो कह रहे हैं कि आप तो पार्वती तुम्हारी इमेज है और हर औरत है। कंसील्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑल women in this world, that woman who in delusion ascends her husband's funeral fire shall surely go to hell. वह औरत जो अपने हस्बैंड के साथ अपने को जला देती है, वो अवश्य नरक में जाएगी। ये शिव पुराण तंत्र कह रहा है। वेद और उपनिषद तो खैर हमारे ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, पर पुराणों तक भी आप पहुंच जाइए तो वहां भी इन्होंने सती प्रथा का कितना विरोध किया है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें हमने बहुत सारे, आप नेक्स्ट ऐसे करते जाइए, आप बहुत सारे सेक्ट्स हैं हिंदुइज्म के भीतर, क्योंकि ये सब हमारे उसी पर है, जिसमें कि आप देखेंगे कि इस बात को स्पष्ट रूप से उसी तंत्र में आप देखेंगे। मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो इसीलिए विडो बर्निंग की जो बात कही जाती है, कॉलोनियल बैगेज है ये, और कुछ नहीं है, हमारा कॉलोनियल बैगेज है। क्योंकि जिसके आधार पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ सती प्रथा थी। तो इसके ये तो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए ना, पर मेरे पास इसका इतना लिटरेचर है जिसमें आप देखेंगे कि सती प्रथा का कहीं समर्थन हमारे उसमें नहीं किया गया है। अब आप देखेंगे कि फिर और क्या क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि women have not been given an equal status in the India's intellectual tradition, है ना। अब चलिए हम लोग इसको दूसरे को लिया जाए। मैं ये क्लेम करती हूँ कि women have all along been given an equal status, all along been given an equal status। और कैसे? to begin with, she has been accorded equality in respect of ontological status। 3 चीजें होती हैं, ontological, epistemological, methodological। तो they have been given equal status in respect of ontological status। Rigved speaks of a common source from which the diversity of life has emerged। The Nasadi Sukta of Rigved visualizes the state before creation, where one will manifests itself in many forms, including the male and female ones। ऋग्वेद साफ कहता है कि उनका सोर्स क्या है ऑन्टोलॉजिकली। एक बड़ा गोलाकार था, हम लोग जैसे हिरण्यगर्भी कहते हैं, उससे बिल्कुल 2 बराबर टुकड़े हुए, एक टुकड़े से फीमेल और दूसरे टुकड़े से मेल। आप ये सोचिए कि किसी रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में क्या कह दिया गया कि विमेन जो है वो पाप के फलस्वरूप जो है वो आया, और कैसे एडम और ईव के संयोग से हम सब किसकी संतान हैं? पापी लोगों की संतान है। तो ये नहीं कह रहे, लेकिन आप ये सोचिए कि हमको रिचनेस तो समझनी पड़ेगी कि हमारा कहाँ है कि ऑन्टोलॉजिकली जहाँ स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं किया गया।
है, किसी भी प्रकार का। और ये चीज आपको एक ही जगह नहीं मिलेगी, कठोपनिषद में मिलेगी, मनुस्मृति में मिलेगी। कठोपनिषद का इतना सुंदर कोट है, न तत्रा सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्न्यः तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। ये अध्याय 2 में वो कहा गया है, ऑलमोस्ट करीब करीब उसी बात को। और मनुस्मृति जिसकी हम इतनी आलोचना करते हैं, उसके चैप्टर 1 और 32 का वर्ष है यह। मनुस्मृति कहता है कि वन स्प्लिट इटसेल्फ इनटू 2 हाल्व्स। वो अपने आप को एक चीज जो है 2 हाल्व्स में करती है, फ्रॉम द वन हाफ द मेल फॉर्म एंड फ्रॉम द अदर द फीमेल फॉर्म। तो हम वो मतलब वो साफ कहता है कि एक आधे भाग से पुरुष पैदा होता है और आधे भाग से स्त्री। तो मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ, और जहां तक मोक्ष का संबंध है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उनको वो अधिकार नहीं दिया गया, बाद में हमने बहुत बहुत उनके साथ अत्याचार किया, मैं इसको डिनाई नहीं करती हूँ। लेकिन आप देखिए कठोपनिषद में, जो कठोपनिषद का ये कोट है जिसको बहुत संस्कृत स्कॉलर्स कोट भी करते हैं कि आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धियंतु सारथिम विद्धि मन। अच्छा, ये इसको जो ऐसे आ जाता है ना बेटा, तो इसको आपको वो करना पड़ता है कृति देव में, तब ये सही आता है। ये जो फॉन्ट है, अगर आप में कृति देव है, हाँ नहीं है कोई बात नहीं, चलिए, है ना। तो वो कहते हैं मनः प्रगहमेव च इंद्रियाणि हयाना। तो इसमें वो क्या कहने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमारा जीव, जो हमारा सेल्फ है, ये क्या है, एक ब्यूटीफुल इमेज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये एक चैरियट है ना, जिस चैरियट की रेंस क्या है, माइंड है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। जिस चैरियट की रेंस माइंड है और आत्मा जो है वो ड्राइवर है, जो कि उस चैरियट को चलाती है और सही दिशा में हमको ले जाती है। कहीं स्त्री पुरुष, अगर कहीं कठोपनिषद ने कह दिया हो कि पुरुष ऐसा के साथ ये संभव है, ऐसा कहीं हमारे यहाँ नहीं कहा गया है। अब देखिए, फिर जब मैंने पढ़ा तो सबसे ज्यादा जान के तो मुझे यह आश्चर्य हुआ, हर शब्द जो स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है वही, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है वही स्त्री के लिए। और इसीलिए आप जब, इसमें तो आ नहीं रहा, मैं आपको इसी से बता देती हूँ। जैसे अथर्ववेद में 8, 5, 4, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर मैं कहूँगी सूक्त, ऋचा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए अथर्ववेद में अगर पुरुष को ओजस्वान कहा गया है, तो उसी अथर्ववेद ने स्त्री को ओजस्वती कहा है, 10.3, है ना। आप देखिए, अगर अथर्ववेद जो है वो पुरुष को सहस्त्र वीर्या कहता है, सहस्त्र पराक्रम वाला, सहस्त्र वीर्या 242, देन यजुर्वेद कॉल्स वीमेन एज सहस्त्र वीर्या, सहस्त्र पराक्रम वाली। कल्पना करिए आप जरा सा, 13/26। अगर ऋग्वेद पुरुष को सही आम कहता है, अत्यंत बल वाला, तो अथर्ववेद विमेन को सही असी कहता है ना। आप देखिए, ऋग्वेद अगर पुरुष को सम्राट कहता है, तो वही सेम ऋग्वेद स्त्री को साम्राज्ञी कहता है। इसी प्रकार आप देखेंगे, अगर पुरुष जो है उसको मनीषी कहा गया है, मन का वशीकरण करने वाला, 996:8, ये मंडल 9 है, सूक्त 96 है, मंत्र 8 है, तो वही ऋग्वेद वुमन को मनीषा कहता है। अथर्ववेद, अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद अगर पुरुष को सभासदः कहता है, इसका मतलब सभाओं में स्त्रियां भाग लेती थी, सभाओं के अधिकारी तो हैं, तो वही अथर्ववेद स्त्री को सभासदा कहता है, 8:8-9। तो ये चीजें हमको इसलिए होते हैं कि हमको इसलिए ज़्यादा ज़रूरी जानना होता है कि हम ये ना समझें कि हमारे यहाँ जो है स्त्री को, जो हमको पढ़ाया जाता है हमेशा कि ऑन्टोलॉजिकली हमको कहीं भी स्त्री और पुरुष में अंतर किया गया है। यहाँ तक कि ऋग्वेद तो कहता है कि मेनी अ वुमन इज मोर स्टेडफास्ट एंड बेटर देन द मैन हु टर्न्स अवे फ्रॉम गॉड एंड डज नॉट ऑफर प्रेयर्स। वह स्त्री पुरुष से ज़्यादा श्रेष्ठ है जो ईश्वर की पूजा करती है और जो कि प्रार्थना करती है। तो ये उन्होंने कहा। वशिष्ठ धर्मसूत्र ने भी बहुत ज़्यादा वुमेन के बारे में अच्छा कहा है। और पराशर स्मृति यहाँ तक कहती है कि जो स्त्री है वो पुरुष का रेफ्यूज है। आप सोचिए, अगर उसको शरण लेने, जो अगर कोई शरण दे सकता है पुरुष को, आपको पता है आजकल तो ये बातें करना बेकार है, लेकिन मतलब समय इतना बदल गया है और हम इतने भौतिकवादी हो गए हैं।
रामकृष्ण परमहंस अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक खटिया पर जो होती थी। माँ शारदा आई और माँ शारदा आकर के उनके बिस्तर पर बैठ गई। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, क्या तुम मुझको संसार में खींचने लाई हो? माँ शारदा को 1 मिनट नहीं लगा और उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मैं तुम्हें संसार में खींचने नहीं, संसार सागर से तारने लाई हूं। अब आज हम इस बात को कहें तो समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वो दृष्टि ही बिल्कुल फर्क थी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है इस बात पर इतना बल दिया गया कि जो है रिफ्यूज, अगर ट्रबल के टाइम में कोई अगर उसको रिफ्यूज प्रदान कर सकता है तो वो कहते हैं, ये पाराशर स्मृति में कहा गया। छोटी सी स्मृति है, मैं सोचती हूँ क्या 10-12 पेज की स्मृति होगी, पर कोई नहीं पढ़ता है। मनुस्मृति को तो लोग पढ़ते हैं, पाराशर स्मृति को नहीं। इतना क्रांतिकारी स्मृति है पाराशर स्मृति, और सबको उसको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ कहता है। इसी प्रकार मनु ने तो यहाँ तक कहा कि प्रजानार्थ महाभागा पूजा रहा गृह दीप्तस्य स्त्रियम श्रियश्च मेहेषु न विशेषो अस्ति कश्चन, कि पूजा घर में रखने वाली जो हमारी भगवान की मूर्तियां हैं, स्त्री का वो स्थान है घर में, वो पूजा घर में रखी हुई मूर्तियों के समकक्ष हैं। इतना स्त्रियों को उसने उच्च स्थान प्रदान किया है। महाभारत में भी यही बात कही गई, और महाभारत ने एंकर ऑफ द फैमिली लाइफ कहा स्त्री को। फिर आप देखेंगे कि इसी प्रकार और टेक्स्ट से आप देखें, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम लोग सब करते हैं ना, जब दुर्गा पूजा आती है अधिकांशतः। और दुर्गा सप्तशती में वो कहते हैं, दुर्गा सप्तशती का जो पहला ही अर्गला स्तोत्रम है, अर्गला स्तोत्रम में क्या कहा गया है, ओ गॉडेस प्लीज ग्रांट मी ए ब्यूटीफुल वाइफ मैचिंग माई मेंटल स्टेटस, a wife enables us to cross the difficult ocean of worldly existence. Wives can elevate men from the mundane world. इस mundane world से हमको केवल कौन मुक्त करा सकता है? वो मेरी पत्नी करा सकती है। आज आप ये मानेंगे? आप, हम पति पत्नी, हमने वही अपने बच्चों को पुरुषा है, हम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस पुरुष रहे हैं अपने सीरियल्स के द्वारा, किसी तरह का कोई चेक नहीं है। तो हम आज अपने बच्चों का दोष कुछ नहीं है। हम आपको कहते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हो, हम आपको क्या परोस रहे हैं? दोष सारा हमारा है और हमारे समाज का है। हमने कोई अच्छी बात आपको सिखाई या कोई अच्छी बात कहा? हमने खाली बस जो है, जो बातें हैं, जितना गंदा सीरियल होगा उतनी ही उसकी टीआरपी जो है वो हाई होती है, क्योंकि व्यक्ति गलत चीजों की ओर बहुत जल्दी आकृष्ट होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यही बात फिर अभी अपने आचार्य वाली बात आपको कही, तो इसलिए, और मनु का ये कोट तो आपको पता ही है, यत्र नार्यस्तु च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त फलाह क्रिया। सारे फल हमारे जो है वो निष्फल हो जाते हैं। फिर मैंने सौंदर्य लहरी की बात आपको बताई थी, तो इस कोट को तो आप रट ही लीजिए, शिवः शक्तया युक्तो यदि भवती शक्तः प्रभवी तुम न चेदेवम देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। तो मैंने आपको बताया ना कि शिव भी जो है वो शक्ति के बिना शव है, ऐसा हमको प्रत्यय कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी आप पाएंगे, और जो ये कहा जाता है ना कि स्त्री को डिवोर्स लेने का अधिकार नहीं था, पाराशर स्मृति स्त्री को 5 अवस्थाओं में डिवोर्स लेने का अधिकार देती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी उन्हीं 5 अवस्थाओं में उसे डिवोर्स लेने का अधिकार दिया। किस किस अवस्था में? अगर पति, क्योंकि पति के ऊपर जिम्मेदारी थी स्त्री का भरण पोषण करने की, अगर पति विदेश चला जाता है और 5 वर्षों तक वो नहीं लौटता और स्त्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर जाता है आर्थिक, तो उस स्त्री को उस पति को तलाक देने का अधिकार है और रीमैरिज करने का अधिकार है। इसी प्रकार वो कहता है जो पतित हो, जो हमारे यहाँ भी कोर्ट में हम लोग कहते हैं जो पतित हो, उसको भी उसे करने का अधिकार है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैसे कैसी अवस्थाओं में जो है हमारे यहाँ, क्या हमें देता है हमारा संविधान ये अधिकार कि 5 साल तक बाहर चला गया पति तो आप इस आधार पर पति को तलाक दे सकते हैं? हमारे तो ऐसा नहीं है। लेकिन आप सोचिए, पाराशर स्मृति जैसी स्मृति वो इस बात का हमको अधिकार देती है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि और फिर ये कहा जाता है कि लड़कियों को ही हमेशा, लड़कों का जल्दी मैं करती हूँ, लड़कों की हमेशा वो की जाती थी, लड़कियों का आना जो है वो अनवेलकम माना जाता था। आपको इतने
वो मिलेंगे वर्सेस जिसमें कि पिता जो है वो मांगता है, पति पत्नी मांगते हैं कि हमें एक कन्या दो, और वो जो गुरु है वो उसको तुम्हें कन्या होने का आशीर्वाद देता है, और कन्या होने का क्या तरीका है ये उसको बताता है। तो जैसे कहते हैं अब कुमार संभव, ये तो कालिदास का है, उसके आप देखिए 6th और 63 उसमें वो कहते हैं कि वो कहता है, जस्ट अ सेकेंड मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो वो, हाँ यहाँ से मैं इसको शुरू करती हूँ कि जैसे कि आप देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ईश्वर करे कि तुम्हारे घर में एक बहुत पंडिता, एक बहुत स्कॉलरली डॉटर का जन्म हो, और उसके लिए वो तिलौ दान का एक रिचुअल बताते हैं, तुम ऐसा करो तो ऐसा अवश्य संभव होगा। तो पिता पुत्री की कामना कर रहा है, पुत्र की कामना नहीं करा, ऐसा बाद में आया, फलो फूलो 7 पुतों की माँ हो। अरे 7 पुत्रियों की माँ क्यों ना हो भाई, जिसको एक पुत्री है, मैं मेल जितने मेल यहाँ हैं मैरिड हैं, मैं उनके चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि अगर दुनिया में सबसे भाग्यशाली कोई व्यक्ति है तो वह है जिसकी एक पुत्री हो। पुत्री पिता को भी देख ले, क्या ओह सॉरी, से मैं आपको वान पर महाभारत में भी यही बात कही गई, कुमार संभव में भी ये बात कही गई है, और इस प्रकार से हम देखते हैं यजुर्वेद में भी यही बात कही गई कि तुम्हें जो कैसे इस प्रकार से एक पुत्री की प्राप्ति हो। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जो है पुत्री की प्राप्ति की बात नहीं कही गई है, और केवल किसके लिए कहा जाता है कि केवल लड़कों को माना गया है कि वो लड़के हों, ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं था। मैं ये सिर्फ कह रहा, हमें इस बात की आवश्यकता है कि उसको हम ट्रांसलेट करें प्रैक्टिस में, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने हमको जो मार्ग दिखाया वो मार्ग एक बहुत ही इंक्लूसिव था, वो एक बहुत ही इंक्लूसिव सोसाइटी थी। तो इसलिए आपको पता ही है 20 वीमेन सीयर्स हुई हैं, और सीयर्स होने का मतलब समझते हैं, लोग कहते हैं ना कि उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। सीयर वो है जो को सत्य का साक्षात्कार हो। वो जब ऋचा पढ़ती थी तो जब उस सत्य को जो लाइफ उन्होंने परस्यू की है, और उस लाइफ को परस्यू करने में जिस प्रकार का उनको सत्य का साक्षात्कार होता था, और उस सत्य के साक्षात्कार के द्वारा जो ऋचा निकलती थी, वो ऐसी 21 विमेन सीयर्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि और 21 विमेन सीयर्स ने जो कहा है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसलिए जो है अगर उनको, आपको पता है ब्रह्मवादिनी होती थी, आज हमारे समाज में है कि कोई स्त्री शादी न करना चाहे। जनरल आप देखेंगे तो माँ बाप भी बहुत फोर्स करते हैं कि नहीं शादी तो तुम्हें करनी है, जो पढ़ना लिखना हो शादी के बाद करना है, ये होता है। लेकिन उस समय क्या था कि जो ब्रह्मवादिनी बनना चाहती थी, केवल अपने आप को पूरी तरह से शिक्षा में और ब्रह्म की प्राप्ति में लगना चाहती थी, उनको ये अधिकार था, वो ब्रह्मवादिनी हो सकती थी। और दूसरी जो गृहस्थ थी उनको हम साध्यो वधू कहते थे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि, और जो ये कहा जाता है, तो इसलिए अगर हम लोग ये देखें कि ये डिवोर्स के बाद शिक्षा का अधिकार नहीं था। धर्मपाल जी, मैं कल याद कर रही थी, धर्मपाल जी की वो किताब आप पढ़िए, अद्भुत किताब उन्होंने लिखी है, क्या नाम है उसका, ट्री, हाँ द ब्यूटीफुल ट्री। आप देखिए उसमें ब्यूटीफुल ट्री में कितने हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस के भी
कैसी हमारे यहाँ स्त्रियों की शिक्षा थी। लेकिन मैकाले तो यही चाहता था ना कि हम अंग्रेजी बोलें और उन्हीं की वर्ल्ड व्यू में हम सोचें। तो आप ये देखिए कि कितना अद्भुत जो है हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली थी। अगर ऐसा नहीं होता तो जब अग्निहोत्र वगैरह होता था, कौशल्या वगैरह, उनको किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद उसका वाचन करती थी। तो इसलिए हम लोग को ये जो कहा गया कि उनको, स्त्री को शिक्षा का अधिकार नहीं था, यह भी बहुत ही मतलब ये गलत बात है। पाराशर स्मृति का जो कोट आपने बताया है 4th चैप्टर 28 वर्स है ना, तो उसको आप लोग जा करके देखेंगे। फिर आप देखिए विडो के लिए बृहस्पति तो इतना अधिक आपको कह रहे हैं कि रिवोल्यूशनरी थिंकर है कि उसने विडो के राइट के बारे में इतना कुछ कहा है। देखिए वो कहता है, वो बृहस्पति ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट स्ट्रांगली किसको मिलना चाहिए, मृत्यु के बाद उसकी विडो को मिलनी चाहिए। He pointed out that the Vedas, the Smritis and sages of antiquity have unanimously declared that husband and wife are the joint owners of family property and that they together constitute one legal personality. तो वो कहते हैं कि उसको जो है मृत्यु के बाद जो है, तो आप देखिए जो विडो के राइट का अधिकार है, उस राइट के अधिकार को याज्ञवल्क ने लिया है, बृहस्पति ने लिया है, और इसके अलावा और बहुत सारे कोट्स हमने उसमें दिखाया है, चूंकि इसमें तो गलत आ रहा है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है अपने जीवन में कि हमने उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की, इसीलिए सेकेंडरी सोर्सेज को पढ़ना छोड़ दे। एक प्रॉमिस मेरे आने का एक लाभ अगर होगा यही कि जो भी सेकेंडरी सोर्सेज से हम पढ़ते हैं उसको छोड़ दें। आपको छोटी सी बात बता रही हूँ, कुमकुम राय का नाम आपने सुना है, जेएनयू में जो है बड़ी फेमस हिस्टोरियन है। तो मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति का जो 9th अध्याय है उसका 33 वर्ष है, जिसमें मनु महाराज ये कहते हैं कि जो पुरुष है वो नहीं, जो स्त्री जो है वो खेत है और पुरुष बीज है। तो इसको लेकर के कुमकुम राय ने, और एक अमेरिकन ऑथर है सुजन वाडले, उसने कहा कि देखिए क्या हिंदुस्तान में स्त्रियों की स्थिति है। पुरुष को तो कह दिया, अरे स्त्री को कह दे रहे क्षेत्र, और पुरुष को क्या मान लिया है, बीज मान लिया है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे जान करके देख के आश्चर्य हुआ कि जो 34 वर्ष है, मतलब 30, ये भी नहीं कि इधर और उधर 1 और 33 का फर्क हो, 33 वर्ष में मनु महाराज ये कह रहे हैं, और 34 में मनु महाराज कहते हैं कि जो है कि वुमन जो है, ये दोनों के कभी स्त्री प्रधान होती है तो कहीं पुरुष प्रधान होता है, और जो कुछ भी होता है वो दोनों के संयोग से होता है। तो इसको नहीं दिया, न सुजन वाडले ने कहा न कुमकुम रॉय ने कहा, क्योंकि ये कह देते तो उनका निष्कर्ष जो है वो कैसे हिंदू सभ्यता को, कैसे हमारे उपनिषदों को गाली दे पाते। तो इसलिए हम आपको एक जैसे ये छोटा उदाहरण हमने बताया, ये 9th और वर्स 34 दिखेगा 9th चैप्टर का। तो इसलिए हमको इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम ये जाने कि हमारे यहाँ जो, यही थर्ड वर्ल्ड थिंकर्स ने कहा, थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म एक अपने आप में एक अलग चैप्टर है जो कि मैं पढ़ाती थी, कि तीसरी दुनिया के देशों की, और हमारे देश में भी चंद्रा मोहंती जैसे हुई, तो उन्होंने जो लिखा है एक पुस्तक ना, थर्ड वर्ल्ड वुमेन एंड समथिंग लाइक दैट, तो उसमें भी उन्होंने इन बातों को दूसरी तरह से उसका जिक्र किया है कि किस प्रकार से तीसरी दुनिया के देशों की स्त्रियों को किस तरह से उनको डेनिग्रेट किया गया है, और उसके उन्होंने बहुत सारे उदाहरण बताए हैं। तो हम लोग जब इन सब का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि वास्तव में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वह एक ऐसी परंपरा है जिसमें कि स्त्री और पुरुषों को न केवल समान स्थान दिया गया है, बल्कि स्त्रियों की केयर टेकिंग, केयर गिविंग और इमोशनल क्षमता के कारण स्त्री को पुरुषों से उच्च स्थान दिया गया है, जैसा कि हमको संसार के किसी दर्शन में देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए अब देखिए क्रिटिसिज्म के चलते मैंने क्या कहा गया है वो बातें भी आपको बता दी। तो इसलिए जो है, इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हर दर्शन को, मैं जैसे ये तो विमेन पर हुआ, पर मैं अन्य विषयों को भी लेती हूँ, तो कि उसके बारे में जो हमारा दर्शन है वो बहुत समृद्ध है। और आज इस बात की आवश्यकता है कि वी मस्ट ट्रांसलेट इट इनटू प्रैक्टिस। वी शुड नॉट लीव इट लाइक दैट, वी शुड ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू प्रैक्टिस। वी मस्ट अंडरस्टैंड। क्या आप अपनी माँ को, हम क्या होता है कि हमेशा कॉम्पिटिटिव उसमें देखते हैं, बट शी इज नॉट ओनली योर वाइफ, है ना, और योर फियांसी और योर गर्लफ्रेंड, वो आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है,
आपकी डॉटर भी है। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे, हमारी डॉटर को कोई कष्ट देता है तो पिता को कितना कष्ट होता है, बहन को कोई कष्ट देता है तो भाई को कितना कष्ट होता है। तो आप इस दृष्टिकोण से भी देखें। जब समग्र दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे उसको सहधर्मिणी कहा गया है ना, जो धर्म में हमें सहधर्मिणी कितना सुंदर शब्द है, अर्धनारीश्वर। तो हमारे यहाँ हमेशा हमारे हर टेक्स्ट ने, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने और हमारे जो आदि ग्रंथ हैं वेदों और उपनिषदों ने, जरूर स्थिति बाद में खराब हुई लेकिन उसको भी बहुत अधिक सुधारने की कोशिश की हमारे ऋषियों और मुनियों ने। फिर तो जाके 20th सेंचुरी में जितने हमारे रिनासा थिंकर्स हुए हैं और जिनका कितना बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने उसको करने की कोशिश की मेडिवल पीरियड के बाद। मेडिवल पीरियड तक आते आते बहुत उसकी उनका मतलब स्थिति उनकी बहुत खराब हो गई थी। इवन पोस्ट वैदिक पीरियड में भी धीरे धीरे आकर के उनकी स्थिति के ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उनकी स्थिति थोड़ी सी पहले से डिग्रेड डाउन हो गई थी। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास आप सबके सामने किया है कि आपको ये बता सकूं कि विमेन का जो है स्थान हमारे भारत की ज्ञान परंपरा में, भारत की बौद्धिक परंपरा में बहुत अधिक रहा है और उनको हमने एक इक्वल स्टेटस जो है अपने यहाँ प्रदान किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सब जिन लोगों ने इतने ध्यान से सुना उन सब के प्रति मैं बहुत और विशेष करके मैं ताई के प्रति, अंजलि ताई के प्रति बहुत बहुत ही ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे एक संवाद करने का मौका दिया। अब देखिए रोज रोज पूना और बनारस बड़ी दूरी है, जो एक फ्लाइट चलती है वो आधी रात को चलती है। तो ताई ने मुझसे कहा कि नहीं आप आ जाइए, बॉम्बे तक आ जाइए, बॉम्बे गाड़ी भेज देंगे तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा। हमारी राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद, वो भी एक आनुषंगिक है, उसकी कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर पुणे में ही हुई थी, डेक्कन कॉलेज में। तो बड़ा आने जाने में कष्ट हुआ, लेकिन उस अवसर का उन्होंने मुझे लाभ दिया और आप सबसे संवाद करने का मौका दिया। इसलिए ताई मैं आपके लिए भी बहुत ऋणी हूँ। मैं प्राचार्य महोदय, आप सब जो सर, आपका क्या आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? क्योंकि आप इतने ध्यान से सुन रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे कि हैं आप। हाँ यस हाँ, उन्होंने इतने अधिक ध्यान से और इतने मनोयोग से सुना कि जी हाँ। हेलो, मैं प्राध्यापक डॉक्टर दत्तात्रेय तापकीर, पुणे का जो करवे रोड पे SNDT महाविद्यालय है, शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय, BEd कॉलेज, वहाँ से 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था। और मेरी पहचान ये है कि मैडम मैं इस कॉलेज का छात्र रहा हूँ, इसी क्लास में BSc केमिस्ट्री किया था, तो मुझे बहुत यादें आते रही हैं। मैं मैडम आपका बहुत ही आभारी हूँ, कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। मैं SNDT से हूँ, वो महिला विद्यापीठ है। इट इज़ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जो महर्षि कर्वे जी ने स्थापन की थी लगभग 125 साल पहले। और वहाँ हमारे विद्यापीठ का भेद ये है कि संस्कृता स्त्री पराशक्ति ही, यानी कि एनलाइटेंड वुमन, पढ़ी लिखी स्त्री इज़ द सोर्स ऑफ इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट शक्ति का वो स्रोत है। और उसी कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था। जब मैं क्लास में खड़ा रहता और सामने सारी लड़कियां बैठी होती है तो संस्कृता स्त्री पराशक्ति का विराट रूप सामने देखने को मिलता है। तो मेरे छात्र कम है, बच्चे बहुत कम है लड़के, लेकिन लड़कियां ज़्यादा छात्र है। तो उनमें जो बदलाव मैं देखता हूँ, उनकी शक्ति का स्वरूप मैं देखता हूँ, इसलिए मैं इतनी आनंद से आपको सुन रहा था मैडम। और एक बात बताना चाहूँगा कि SNDT महाविद्यालय, SNDT विद्यापीठ जो बम्बई में है, वहाँ अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है कि जैसे मैडम ने अभी ठीक से कहा कि हमें 2 नाम मालूम होते हैं, गार्गी और मैत्रेयी, जो ब्रह्मवादिनी थी प्राचीन काल की। उसी प्रकार की बहुत सारी ब्रह्मवादिनियाँ थी जिनको ऋषिका कहा जाता है। इन ऋषिकाओं के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है और ये बड़ी प्रेरणा की बात होती है कि आज तो हम इस आधुनिक युग में तो स्त्री तो आगे बढ़ रही है और हमारी धारणा ये है कि स्त्री को अपनी शक्ति से इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि पुरुष को लगे कि वह उसका अनुकरण करे। अब बात यह होती है कि स्त्रियां अनुकरण करती है पुरुष का, तब कहीं पुरुष लोग जो है यहाँ माफ़ करना कि ये पुरुष की चालबाजी है कि स्त्री से कहता है कि तुम हमारी जैसी बनोगी तो तुम श्रेष्ठ होगी। इसका मतलब महत्व तो पुरुष को जाता है अपने आप, है कि नहीं? तो स्त्री को इतना महान बनना है और पुरुष को लगना चाहिए अरे मैं जन्म नहीं दे पाता, मैं जो बच्चा जन्म देती है, जो क्रिएटिविटी है मैं नहीं कर पाता तो उसे न्यूनगंड आना चाहिए। उल्टी बात है ये। मैं नहीं रसोई कर पाता, मैं पाकशास्त्र में नहीं जानता, मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता, इतनी सारी शक्तियाँ स्त्री में है, तो पुरुष को ये इन्फीरियरिटी लगनी चाहिए कि मैं कितना कम हूँ।
तो स्त्रियों को चाहिए कि वो बिल्कुल पुरुष के साथ बराबरी करें, आगे तो बढ़े, लेकिन इससे बढ़कर भी अपनी शक्ति को इतना बाहर लाए कि पुरुष को लगे कि मुझे भी स्त्री जैसा बनना है, मुझे भी मातृ हृदय बनना है। जैसे हमारे यहाँ साने गुरुजी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। टैगोर पुरुष थे लेकिन बिल्कुल माँ जैसे थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पुरुष भी माँ बन सकता है, तो तब वो अर्धनारी का तत्व हो जाएगा। मैडम बहुत ही आपका आभारी हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न है या चर्चा के लिए कुछ बिंदु है तो हम बात कर सकते हैं। आप सभी के लिए चाय पान की व्यवस्था भी है, तो उसके साथ भी बात हो सकती है। आप बताएं। मेरे लेक्चर सुनने के बाद झकझोर रहा हो, वही तो मेरा तो गिफ्ट है। मैं जब कहीं बोलती हूँ तो जो प्रश्न आते हैं मेरे, तो उससे हमको भी तो एक सोचने की दिशा मिलती है ना कि किस किस तरीके का प्रश्न हो सकता है, क्या प्रश्न आते हैं। तो आप बिल्कुल संकोच न करें मुझसे प्रश्न पूछने में। यू कैन बम्बार्ड मी विद द क्वेश्चंस। आभार प्रदर्शन के लिए IKS की फैकल्टी है महेंद्र प्रताप जाधव। हम प्रश्न फिर बाद में। और कोई सवाल? तो हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर है। फर्ग्यूसन महाविद्यालय स्वायत्त पुणे का भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग तथा दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस विशेष व्याख्यान की हमारी प्रमुख अतिथि डॉक्टर चंद्रकला पाड़िया जी का मैं सहृदय आभार ज्ञापित करता हूं। उसी प्रकार से दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र की सचिव डॉक्टर अंजलि देशपांडे जी का भी मैं सहृदय आभार ज्ञापित करता हूं। हमारे महाविद्यालय के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रकाश पवार सर का भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं। इस सभागार में उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे सहपाठी अध्यापक गण एवं विद्यार्थियों के प्रति भी मैं आभार ज्ञापित करता हूं और अध्यक्ष की ओर से यह कार्यक्रम समाप्त होता है घोषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पोपहार और चाय पान की व्यवस्था यहाँ पर ही की गई है।